अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 23 से लेकर 28 के अंदर क्या दर्ज है। सबसे पहले आर्टिकल 23 की बात करें तो ये बात करता है कि पाकिस्तान का जो भी शहरी है उसके पास ये मुकम्मल राइट है कि वो प्रॉपर्टी को हासिल करे और उसको इस्तेमाल करे और उसको फिर बेच दे या जो है ना किसी और के हवाले कर दे। ये उसका बुनियादी हक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि ये कोई नहीं खरीद सकता तो फिर आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपके पास ये मुकम्मल राइट है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, उसको इस्तेमाल करें और उसको यूज़ें, उसको बेचें, सेल आउट करें या रेंट पे दे दें, यह आपका बुनियादी हक है। उसके बाद है आर्टिकल 24। ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी शख्स से प्रॉपर्टी लेनी है ना, तो फिर कानून के मुताबिक आपने उससे ख़रीदनी है या उससे छीननी है तो कानून के मुताबिक। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर रियासत को आपकी प्रॉपर्टी इसलिए चाहिए क्योंकि उसने वहाँ पे कोई पब्लिक यूज़ के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सड़क बनानी है, तो फिर वो प्रॉपर्टी आपसे ले ली जाएगी। लेकिन फिर आपको उसके बदले में कंपनसेट किया जाएगा। और जो कंपनसेशन की जो अमाउंट होगी या तो वो उस टाइम जो स्पेसिफिक होगी वो दी जाएगी मार्केट के हिसाब से या फिर उसको डिटरमाइन कर दिया जाएगा। इसमें आर्टिकल 24 में इस चीज़ की भी इजाज़त दी गई है कि आपकी प्रॉपर्टी भी आपसे ली जा सकती है अगर लोगों को कोई नुकसान पहुंच रहा है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है या पब्लिक हेल्थ में नुकसान पहुंच रहा है तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे ली जा सकती है। एक ये बात। दूसरा ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी जो हासिल की है वो गलत तरीके से अनफेयर इलीगल से आपने कोई प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी के घर पे, किसी के प्लॉट पे, तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन ली जाएगी, आपको आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी है वो ऐसी जगह पे है वहाँ पे दुश्मन छुप गया है और वहाँ पे लोगों को उसने जनाब अगवा करके रखा हुआ है, तो तब भी जनाब ये जो आर्टिकल है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा और रियासत जनाब उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेगी और कोशिश करेगी कि वहाँ से दुश्मन को यानी कि पकड़ा जाए, तो वो प्रॉपर्टी भी जनाब आपकी फिर नहीं होगी, यानी जब तक वो दुश्मन पकड़ा नहीं जाता। इसके अलावा बाज़ औक़ात आपकी प्रॉपर्टी को टेम्परेरी तौर पे भी मैनेज किया जा सकता है पब्लिक गुड के लिए, बेनिफिट ऑफ ऑनर के लिए, ठीक है। तो कुछ वक्त के लिए आपकी प्रॉपर्टी हुकूमत या रियासत अपने कंट्रोल में ले सकती है। और दूसरा ये है कि अगर रियासत को कोई एजुकेशन सेंटर बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है या कुछ और चीज़ बनानी है और उसको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपका वहाँ पे घर है, तो वहाँ पे भी जनाब ये फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं होगा और आपकी प्रॉपर्टी वो रियासत ले लेगी, ठीक है। इसमें मज़ीद ये कहा गया है कि जो कंपनसेशन जो आपको दी जाएगी ना, वो कंपनसेशन की जो अमाउंट वगैरह है वो कहीं पे भी आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी अदालत के अंदर। सो आर्टिकल 24 बात करता है आपके प्रॉपर्टी के राइट्स के हवाले से और ख़ास तौर पे आर्टिकल 24 के अंदर रियासत को इजाज़त दी गई है कि वो किसी भी मामले में कहीं पे भी अगर उसको समझ आती है, कोई रोड बनाना चाहती है, कोई पब्लिक प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले सकती है। ये उसके पास ये राइट है रियासत के पास। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे यानी कि रियासत को नहीं चाहिए, हुकूमत को नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी, तो फिर कोई और शख्स भी आपसे प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता, ठीक है। अगर किसी ने आपसे हासिल करनी है तो कानून के मुताबिक आपसे वो प्रॉपर्टी हासिल करेगा। उसके बाद है आर्टिकल 25, इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न। बहुत ही मशहूर और आसान आर्टिकल और जिसकी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कमी है वो ये है कि कानून के सामने सब शहरी बराबर हैं और कानून सबको एक बराबर प्रोटेक्शन देता है, यानी कि सबको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है एक जैसा। कानून की नज़र में सब शहरी बराबर हैं। और दूसरा ये है कि आपकी जेंडर की बुनियाद पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी कि आप मर्द हैं या औरत हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून के सामने सब बराबर हैं। और दूसरा, रियासत ये कहती है कि हाँ, कुछ मामलात में आपने बच्चों और औरतों को खुसूसी प्रोटेक्शन देनी है। देखें बच्चे और औरतें हमारे यहाँ एक कमज़ोर तबका माना जाता है, तो उनको कानून जो है ना खुसूसी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और बाकी कानून के नज़र में सब बराबर हैं और सारे शहरी बराबर हैं और किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। उसके बाद है आर्टिकल 25 ए राइट टू एजुकेशन। ये कहता है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि 5 से लेकर 16 साल तक जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी देनी है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है,
ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल 25A के अंदर राइट टू एजुकेशन की बात की गई है कि 5 साल से लेकर 16 साल तक जो है ना आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी और वो कंपल्सरी एजुकेशन होगी। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? रियासत करेगी। आर्टिकल 26 कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। सिंपल ये है कि कोई भी शख्स है, चाहे उसका मज़हब क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ पे रहता है, क्या उसका जेंडर है, वो कोई भी जनाब पब्लिक प्लेस को इस्तेमाल कर सकता है, एक्सेस है उसको। जैसे पब्लिक कोई हॉस्पिटल है, जैसे कोई पब्लिक स्कूल है या कोई मार्केट है, व्हाटएवर, तो आपके पास एक्सेस है। लेकिन हाँ, अगर कोई एक ऐसी मज़हबी जगह है जो मखसूस मज़हब के लिए बनाई गई है, तो वहाँ पे आप यानी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते। और यहाँ पे भी मज़ीद फिर ये बात की गई है कि ऐसी जगहों पे भी औरतों और बच्चों को आपने खुसूसन प्रोटेक्शन देनी है। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 27। ये कहता है सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। ये कहता है कि जितने भी शहरी हैं पाकिस्तान के, जब वो जॉब करते हैं कहीं पे भी, तो उनको जनाब किसी यानी कि उनको उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। उनके साथ कि इस बुनियाद के ऊपर कि उसकी जी नस्ल ये है, उसकी ज़ात ये है, उसका मज़हब ये है, उसका बैकग्राउंड ये है, नहीं। जो भी जॉब करेगा, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट हो, वहाँ पे आपने किसी के साथ कोई भी तअस्सुब नहीं रखना। इसमें मज़ीद ये लिखा हुआ है कि 40 साल की उम्र तक मखसूस किस्म की जो जॉब्स हैं वो रिज़र्व रखी गई हैं मखसूस ग्रुप्स के लोगों के लिए। इसमें मज़ीद जेंडर स्पेसिफ़िक जॉब्स भी हैं। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ़ एक मखसूस जेंडर ही काम कर सकता है, तो वो बताया गया है कि वो आपने फिर उन्हीं को देना है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, वो सिर्फ़ मर्द हज़रात ही कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो आप वहाँ पे आपने औरतों को भर्ती नहीं करना। और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो औरतों को बड़ी सूट करती हैं और उनकी नेचर को और उनकी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को, तो आपने वो उनसे काम करवाना है, ऐसे। और इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है या कोई ऐसा ग्रुप है, उनकी जॉब में प्रेजेंटेशन बहुत कम है या उनको मौके नहीं दिए जा रहे जॉब्स के अंदर, या उनके बहुत सारे कम लोगों को वहाँ पे जॉब में दिया जाता है, तो रियासत की भी जिम्मेदारी है कि कोशिश करे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करे जॉब्स के अंदर। इसमें मज़ीद ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी सूबे में रहते हैं, तो आप अगर सूबे में जॉब करना चाहते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे एक शर्त लिखी गई है कि आपको कम से कम वहाँ पे 3 साल आपने वहाँ पे गुज़ारे हों। उसके बाद फिर आप उस जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 28 प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये कहता है कि आपकी एक तो देखें ना, आर्टिकल 251 में हमारी जो नेशनल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, उसके अलावा जनाब आपकी अगर कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज है, आपका स्क्रिप्ट है, आपका कल्चर है, आप पंजाबी हैं, आप सिंधी हैं, आपकी पश्तो लैंग्वेज है, ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज है, तो आपके पास ये पूरा राइट है कि उसको प्रिज़र्व करें और अपनी लैंग्वेज को प्रोमोट करें। और उसके हवाले से, अपने कल्चर के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से इंस्टीट्यूशन बनाएँ, काम करें, प्रोमोट करें, यानी अपनी सकाफ़त को उजागर करें, ठीक है? तो ये आपके पास एक ये भी आपका फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 28 है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको आर्टिकल 23 से लेकर 28 तक आपको बता दिए, ठीक है जी। तो ये आपने सब याद रखने हैं कि आर्टिकल 23 से लेकर 28 में कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।